हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का डिस्कशन किया जाएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के किन आधारों को महत्वपूर्ण बताया और जो विभिन्न जलवायु प्रदेश हैं कोपेन के अनुसार उसको देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग लास्ट में इनका पूरे वर्गीकरण का इवैल्यूएशन भी करेंगे कि क्या क्या इनके वर्गीकरण में अच्छी बातें रही हैं, फ़ायदे रहे हैं और क्या क्या नुकसान या क्या क्या इसमें कमियां रही हैं, अवगुण रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ सूचना महत्वपूर्ण है जो आपको दे दिया जाए कि जो ये आपका कोपेन का वर्गीकरण है, चाहे आप कोई भी पेपर देने जाएंगे, आप जीआईसी का जो फॉर्म आया उसको दीजिए, पीजीटी है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक, नेट जेआरएफ है। तो सभी परीक्षाओं में आपका ये केवी हो गया, केवीएस में हर जगह यहाँ से प्रश्न आता ही है इस टॉपिक से। चाहे आपका कोपेन पूछ ले या थानथ्वेट, दोनों मिला के एक प्रश्न आपका श्योर रहता है कि आपको परीक्षाओं में आना ही आना है। तो इसलिए इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए नेट जेआरएफ और पीजीटी जीआईसी का बैच भी चालू हुआ है और ये बैचेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। और यदि आपको ज्वाइन करना है स्पेशल, आपका केवल नेट जेआरएफ के सिलेबस को इसमें पढ़ाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाएगा और टॉपिक टू टॉपिक आपका टेस्ट भी कराया जाएगा। और जो नेट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को भी यहाँ पे आपको इंक्लूड करके दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए भी बैचेज चल रहे हैं जो कल से स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे आपका जो भी होगा नेट के लिए, यहाँ पे देखिए सिलेबस पूरा करने की आपकी गारंटी है। प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्व अवेलेबल कराया जाएगा पीडीएफ के रूप में। टेस्ट सीरीज भी आपका यहाँ पे रहेगा और पूरा जो नोट्स आपका यहाँ पे मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वो मानक बुक पे आधारित होगा। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल जान सकते हैं। और ये पूरा 6 मंथ का कोर्स है। पेपर 1 का भी कोर्स इसके साथ है। पेपर 1 में भी सेम प्रोसेस हम लोग यही अपनाएंगे। ठीक, और पीजीटी का जो है उसमें भी यही चीज़ें, सेम चीज़ें यही रहेंगी कि आपका नोट्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। और इसमें जीआईसी भी ऐड कर लीजिएगा, जीआईसी का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर ये आपके सामने दिख रहा है, इस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए बैच आपका जो पीजीटी जीआईसी का बैच है कल से स्टार्ट हो चुका है और नेट का बैच ये आपका आज से चालू किया गया है। तो इसलिए जल्दी के ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका बैक हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, तो फिर आपको कंप्लीट करने में काफ़ी समय लगेगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक है हमारा कोपेन और यहाँ पे इतना हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आपको इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी प्रश्न आपके इसी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, ये मात्रात्मक, परिमाणात्मक, वस्तुनिष्ठ, अनुभाविक। ये परिमाणात्मक या वस्तुनिष्ठ या मात्रात्मक, ठीक, ये तीनों इस तरह से पूछा जाए कि निम्न में से किसका वर्गीकरण मात्रात्मक और अनुभाविक, या कभी कभी आपका दे देता है वस्तुनिष्ठ और अनुभाविक था। ऑप्शन में कोपेन, थानथ्वेट, ट्रिवार्ड था। ठीक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कोपेन का मात्रात्मक और अनुभाविक दोनों है, या परिमाणात्मक अनुभाविक आ जाए, वस्तुनिष्ठ आ जाए, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ये। क्लियर। सबसे पहली बार जब कोपेन ने, तो यहाँ पे देखिए इसको और ज़्यादा डिटेल जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात बता दें कि जलवायु क्या होती है। जलवायु आपका ये तापमान यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, और रेनफॉल यानी वर्षा, और आपका पवन, वायुदाब, ये 5 तत्व हैं, 5 फैक्टर्स हैं
यदि किसी भी स्थान विशेष की दीर्घकालीन समयावधि, ये जो दशाएं हैं वायुमंडलीय दशाएं हैं, ये पाई जाती हैं तो इसी को क्लाइमेट कहा जाता है। यानी कि स्पष्ट रूप से यदि हम लोग एक लाइन में बात करें तो ये कह सकते हैं कि किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं की दीर्घकालीन अवधि को हम लोग जलवायु कहते हैं। ये आपका 25 से 35 साल तक होता है, यानी इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको प्रतिदिन, जैसे आज धूप निकल गई सुबह में, शाम को वर्षा हो गई, तो इसको क्या करेंगे, ये मौसम होता है, दैनिक परिवर्तन। लेकिन जब दीर्घकालिक परिवर्तन हो वायुमंडलीय दशाओं में, तब उसे जलवायु कहा जाता है। जैसे किसी स्थान की जलवायु आप बात करेंगे तो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु आप ले लीजिए, विषुवत की जलवायु ले लीजिए, दोनों में तुरंत परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो जलवायु होता है वो काफ़ी लंबे समय के बाद उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये इसके एलिमेंट्स, आप इसको तत्व जो है वायुमंडलीय दशाएं, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया गया है, निम्न में से कौन सा जलवायु के तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये 5 प्रमुख तत्व हैं, याद रखिए कौन कौन सा। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा और वायुदाब, प्रेशर। ठीक, क्लियर हुआ। सबसे पहली बार जब कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया था तो ये सन 1900 में किया था, जिसका आधार इन्होंने एक कैल्डोल महोदय हैं जो वनस्पति शास्त्री हैं। इन्होंने 1874 में वनस्पतियों के 5 प्रकारों या 5 मंडलों में डिवाइड किया था। उसी के आधार पे कोपेन ने पहली बार जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इनकी 5 वनस्पति मंडलों के आधार पे ही कोपेन ने भी 5 जो जलवायु प्रदेशों को डिवाइड किया, यानी 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया। ठीक, कितना क्लियर हुआ कि 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों के बारे में इन्होंने बात किया। अब प्रश्न आपसे यहाँ से किस तरह से पूछेगा कि यहाँ दे दिया कि किस आधार पे इन्होंने किया, तो ऑप्शन में आपका यदि ये बना दे कि कैल्डोल के वनस्पति मंडलों के आधार पे। कई जगह आपका कैंडोल ये नाम न दे के ऑप्शन में ही दे देगा कि किनके वनस्पति मंडलों के आधार पे कोपेन ने अपने विश्व जलवायु का वर्गीकरण किया। तो किसके आधार पे, आपका कैंडोल के आधार पे किया था। कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया गया, उसमें कई बार संशोधन भी किए गए, जिसका अंतिम संशोधन 1953 में माना गया। और ये पहली बार उन्होंने जो संशोधन किया था 1918 में किया था, और 1918 में इन्होंने औसत वार्षिक वर्षा और तापमान को आधार बना के बात किया। 1918 में इन्होंने तापमान को और औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा, इन दोनों के आधार पर विश्व जलवायु प्रदेशों को पुनरीक्षित करके पुनः वर्गीकरण किया। कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण था पुनः 1931 में और 1936 में इसे संशोधित किया। बाद में 1953 में इनका अंतिम संशोधन आता है, जो गीगर पोही के द्वारा किया गया इनका वर्गीकरण में संशोधन था, उसी को अंतिम रूप से ये माना गया। ठीक, तो यही इनका अंतिम संशोधन था। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो 1931 का इनका संशोधन था, इन्होंने उसका जो वर्णन है वो एक अपनी बुक है जिसका नाम है ग्रैंड्रिस डेर किल्मकुंडे। ये लिख लीजिए, इसमें लिखा नहीं गया है, ग्रैंड्रिस डेल किल्मकुंडे। ठीक, किल्मकुंडे। इसमें उन्होंने उसका विस्तृत वर्गीकरण भी या विस्तृत वर्णन भी इसमें प्रस्तुत किया है। ठीक, तो इन्होंने किन 2 तत्वों को आधार बनाया जो वायुमंडलीय तत्व हैं आपके वायुमंडलीय दशाओं में, वर्षा और तापमान। आगे हम लोग जब मूल्यांकन करेंगे तो इन्हीं आधारों पे इनका जो है ये
इनमें एक आलोचनाएं इनकी की जाती हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पे आगे आप देखेंगे कि कैसे आलोचना इनकी होती है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको मिला कि इन्होंने पुनः संशोधन कब किया, 1931 से 1936 में, पुनः 31 और 36 में किया। अंतिम जो इनका वर्गीकरण 1953 में देखने को मिला। कोपेन महोदय जर्मन के जलवायु विज्ञानी और वनस्पति शास्त्री रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया कोपेन ने, इनका उद्देश्य ये था कि अब जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आखिर जलवायु वर्गीकरण जो कोपेन ने किया, ये वर्तमान में जो जलवायु दशाएं थी वो भी ऐसे ही वर्गीकृत थी, तो इनको क्या आवश्यकता पड़ गई, इनका क्या उद्देश्य था। तो जो कोपेन का उद्देश्य था कि जलवायु प्रदेशों की ऐसी सीमाएं बनाई जाएं जो वनस्पति प्रदेशों की सीमाओं से भी मेल खाती रहे, यानी कि इसी आधार पर सर्वाधिक मान्यता इनको मिली है। जो इनका वर्गीकरण है ये सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण रहा है, और उसका कारण यही है कि इन्होंने जो वर्गीकरण अपना किया उसमें इन्होंने जलवायु प्रदेशों की जो सीमाएं थीं उसको वनस्पति प्रदेशों की सीमाओं से इन्होंने वैरी कराया, मेल कराया। ठीक, अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कैंडोल का वनस्पति मंडल है और जलवायु वर्गीकरण के कोपेन का, इन दोनों में क्या समानताएं रही हैं और क्या असमानताएं रही हैं। क्लियर हुआ। तो कोपेन का जो वर्गीकरण था, उन्होंने वनस्पति मंडलों के वर्गीकरण के जो 5 टाइप उन्होंने बताया, किसने, कैंडोल ने, उसी को इन्होंने ABCD यानी कि वर्णमाला के बड़े अक्षरों में, ये देखिए आपका कूट में प्रश्न बनाया गया है, कूट में आपका ये प्रश्न बनाया गया है कि कोपेन ने वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग मुख्य जलवायु वर्गीकरण के रूप में किया। तो ये बड़े अक्षरों में किया राइट है। यदि छोटे अक्षर की बात की जाए तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने छोटे अक्षरों को मुख्य भागों में नहीं बल्कि उप विभागों के जब वर्गीकरण किया तब उसमें इसका नाम लिया था। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैंडोल का पहला वनस्पति मंडल है वो है मेगाथर्मल मंडल। जो मेगाथर्म मंडल है यानी कि इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो ऐसे वनस्पतियों को शामिल किया जाता है मेगाथर्म में जो वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता धारण करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपका तीर का निशान लगा है, इसका मतलब है कि हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ये आप याद रखिएगा। ठीक, और इस तरह का मतलब है लो, इस तरह का मतलब है हाई। जब तीर ऊपर लगाया जाए तो इसका मतलब आप हाई समझिएगा, और जब नीचे लगाया जाए तो लो। समझ में आई बात, ये आप स्पष्ट कर लीजिएगा। तो मेगाथर्मल जो मंडल है इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो हमेशा यानी वर्ष भर उच्च तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करते हैं, और इस दशाओं में क्या होता है, यहाँ पे शीतकाल का अभाव होता है, यानी शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे जो पौधे हैं वो सदाबहार वृक्ष होते हैं क्योंकि वर्ष भर वर्षा होती रहती है। यहाँ पे ठंडे महीने का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 18 डिग्री से मतलब कि अधिक ही रहता है, उससे कम नहीं होता है। तो उष्णकटिबंधीय विषुवतरेखीय वनों को मेगाथर्मल वनस्पति मंडल में इनका आधिपत्य ज़्यादा रहता है कि इनका उष्णकटिबंधीय विषुवतरेखीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों को। तो इसीलिए इसको कोपेन ने ए नाम दिया। तो एक जहाँ भी लिखा आ जाए आपको क्या समझना है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है। अगला है दूसरा जो मंडल था वो जीरोफाइटिक मंडल या मरुद्भिद मंडल था। इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो गर्म और शुष्क दोनों दशाओं में अब इनकी वृद्धि हो सकती है, उग सकते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये शुष्कता को सहन करने के लिए इसमें अनुकूल परिस्थितियां भी विद्यमान रहती हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका मुख्य लक्षण यही है कि इसमें जो वर्षा होती है ये आपका वाष्पीकरण से कम होती है, यानी कि ऐसे इस क्षेत्रों में जो वर्षा होती है तो वर्षा से ज़्यादा यहाँ पे वाष्पीकरण ही हो जाता है। तो ये चाहे आप कहें कि वर्षा वाष्पीकरण से कम होती है, चाहे आप कहें कि वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है।
इसीलिए वहाँ पे नमी मेंटेन करने के लिए जो वृक्षों की जड़ें होती हैं लंबी हो जाती हैं, उनके छाल मोटे होते हैं, उसमें कांटे निकल आते हैं, छोटी पत्तियाँ, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये विशेषताएं कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मरुभूमि यानी कि जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ उगती हैं वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है। यदि हम लोग रेगिस्तान की परिभाषा की बात करें तो उसका वर्गीकरण ऐसे किया जाता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाए। तो जब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उसे मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और यहाँ पे जब इतना वर्षा होगी तो वाष्पीकरण जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण से बचने के लिए जो वहाँ पे पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, उसमें कांटे निकल आते हैं, ठीक, और उनकी जो जड़ें होती हैं ये लंबी होती हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी समय तक नमी बरकरार करते हैं। अगला मीजोथर्मल मंडल, या इसे मध्य तापीय जलवायु कहा जाता है। और ऊपर वाला जो आपका सेकंड था ये बी टाइप की जलवायु हो गई कोपिन के अनुसार। आगे हम लोग और डिटेल देखेंगे। तो मीजोथर्मल मंडल में वे वनस्पतियाँ आती हैं जो सामान्य रूप से सामान्य ताप और सामान्य वर्षा को सहन कर सकती हैं, यानी कि सामान्य ताप और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को मीजोथर्मल मंडल में शामिल किया जाता है। ये मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु वाली क्षेत्र होते हैं, इसीलिए इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपसे ये कोपेन का वर्गीकरण हो गया कि मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु किस प्रकार के वनस्पति मंडलों में पाई जाती हैं। तो आपका ये प्रश्न का क्या उत्तर होगा, मेसोथर्मल वनस्पति मंडलों में पाई जाती हैं। यहाँ पे शीतकाल का जो तापमान है वो 18 डिग्री से लेकर -3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यानी कि ना तो अभी यहाँ पे देखिए कि एकदम ना तो कम हो रहा है, इधर देखिए ना तो एकदम ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है माइक्रोथर्मल मंडल। माइक्रोथर्मल मंडल को अल्पतापीय जलवायु कहा जाता है, जिसे कोपेन ने डी नाम दिया था। यह मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु होती है। सबसे ठंडे महीने का यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके 22 डिग्री रहता है। पतझड़ और स्टेपी प्रकार की जलवायु वनस्पतियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है जो आपका ये हेक्स्टोथर्मल है, जिसे टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियाँ कहते हैं। इसमें जो लिथोसाल मृदा पाई जाती है वहाँ पे कवक और लाइकेन या मांस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं इनका उद्भव देखा जाता है। तो या तो इसे आप ई टाइप की जलवायु के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि टुंड्रा जो प्रदेश है यहाँ की वनस्पतियाँ आपका ई टाइप की जलवायु में आपका ईटी होता है, जो ईटी यानी कि टुंड्रा प्रदेश की जलवायु कहा जाता है। इसे ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत भी शामिल करेंगे, ठीक। इसे आपका क्या हो जाएगा, डी वाला शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु। अब यहाँ पे कोपेन का जो वर्गीकरण उसको भी देख लीजिए। कोपेन का जो ए टाइप की जलवायु थी उसमें इन्होंने कहा कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, यहाँ पे शीत ऋतु नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा इसको, शीत ऋतु नहीं पाया जाता। वार्षिक तापमान यहाँ पे क्या होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बी टाइप की जलवायु में कोपेन ने ये बताया कि बी टाइप की जलवायु ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ शुष्कता होती है, यानी वाष्पीकरण यहाँ अधिक होता है वर्षा की अपेक्षा। वर्ष भर यहाँ पे नमी की मात्रा बनी रहती है और यहाँ पे जलवायु क्या होती है, शुष्क जलवायु होती है। सी टाइप की जलवायु में जो कोपेन ने बताया कि यहाँ पे जो ऋतु है ये सामान्य शीत ऋतु होती है, मध्य अक्षांशीय जलवायु से कहते हैं। इसे उष्णाद्र या समशीतोष्ण जलवायु के नाम से जाना जाता है। ठंडी में यानी सर्द ऋतु में 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है। गर्मी में 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना तो बहुत कम, यानी कि एक नॉर्मल सीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कौन सी हो गई, सी टाइप की जलवायु हो गई। डी टाइप की जलवायु ये मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु होती है। इसमें ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री से कम होता है और गर्म महीने में 10 डिग्री से 22 होता है। जबकि ई टाइप की जो जलवायु है ध्रुवीय जलवायु कही जाती है। ग्रीष्म ऋतु इसमें नहीं पाई जाती है। अभी आपने देखा ग्रीष्म ऋतु किसमें नहीं पाई जाती है, ई टाइप की जलवायु में, और शीत ऋतु किसमें नहीं पाई जाती है, ए टाइप की जलवायु में, ठीक। ए में शीत ऋतु नहीं पाई जाती है और ई टाइप में ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ई टाइप की जलवायु में जो अधिकतम तापमान होता है वो 10 डिग्री तक ही जा पाता है, उससे कम ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक। क्लियर हुआ इतना।
ये तो रहा है कि वर्गीकरण उनका जो मुख्य वर्गीकरण था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया उसको देख लेते हैं। ठीक, तो वर्षा के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया। जो ये वर्गीकरण है ये स्मॉल लेटर में है। ठीक, एफ है। एफ का मतलब यहाँ पे होता है कि वर्ष भर वर्षा और जो टेम्परेचर है वो उच्च रहता है। यहाँ पे जो तापमान है वो कितना रहेगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, कम से कम, इससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? यानी कि यहाँ पे ये हो गया आर्द्र जलवायु होती है, प्रत्येक माह में वर्षा होती है। और जो एफ ये उपविभाग है ये आपका ए के साथ रहता है, सी के साथ और डी टाइप के जलवायु के साथ रहता है। क्लियर हुआ? ठीक, यदि आप देखेंगे, यदि इस तरह से दे दे कि, हालांकि इस पे इस तरह से कभी प्रश्न नहीं बनेगा, बस आपको जानने के लिए आगे प्रश्न जो बनेगा वो ए एफ, ए एस, ए डब्ल्यू, ए एम इस तरह से बनता है। इसमें जो यस उन्होंने माना, तो यस को उन्होंने माना कि ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। अब यहाँ पे ट्रिक समझिएगा थोड़ा सा। यस ग्रीष्मकाल शुष्क, यस का मतलब क्या होता है, समर। ठीक, समर में क्या, समर माने आपका गर्मी हो गया, तो यस इसी से ले लिया गया है। तो गर्मी यहाँ पे आपका शुष्क रहती है, यानी कि वर्षा की मात्रा जो है वो शीत ऋतु में होती है। जहाँ पे भी आपका यस दिख जाए वहाँ पे आप ये समझिएगा कि ग्रीष्मकाल वहाँ पे शुष्क है, जो वर्षा प्राप्त हो रही है वहाँ पे किसमें, शीतकाल में प्राप्त हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि आपका विंटर। ठीक, विंटर यानी कि शीत ऋतु यहाँ पे शुष्क होती है। तो डब्ल्यू का मतलब जहाँ शीत ऋतु शुष्क हो, तो डब्ल्यू विंटर, विंटर शीत। समझ में आई बात? जब भी आपका ये मिले, डब्ल्यू मिले, एस मिले, तो क्या हो जाएगा, समर। समर यानी गर्मी, गर्मी क्या होगा, शुष्क होगी। डब्ल्यू दिख जाए तो क्या समझिएगा, विंटर यानी कि शीत ऋतु शुष्क होगा। एम, एम का मतलब उन्होंने ये बताया कि मानसूनी जलवायु होती है। और ये यहाँ पे जो मौसम है, शुष्क मौसम, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, फिर मौसम यहाँ पे यानी कि प्रायः बदलते रहते हैं। तो कोपेन ने मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा और 11 जलवायु के प्रकारों को बताया था। ठीक, तो ये सविंदर सर की बुक से है कि 11 जलवायु प्रकार हैं, जबकि वैसे तो आपका 13 है। आगे मैं बताऊंगा 13 कैसे है। ठीक, और ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो ये और ज़्यादा डीप, जब उसमें देखेंगे आप और माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें प्रकार हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो जलवायु के 5 भाग होते हैं, इन पाँचों के मिला के टोटल 11 प्रकार उन्होंने बताया है कोपेन ने। अब देखिए, अब तक आपने देखा वर्षा के आधार पे, अब तापमान की विशेषताओं के आधार पे भी इसको अन्य विभागों में बांटा गया है। तो तापमान में इन्होंने ए टाइप के बताया कि ग्रीष्म ऋतु जो है यहाँ पे गर्म होता है, औसत तापमान जो है 22 डिग्री होता है। बी बताया कि स्मॉल बी, ग्रीष्म ऋतु साधारण होती है, औसत तापमान भी 22 के आसपास होता है। सी में उन्होंने बताया ग्रीष्म ऋतु इसमें छोटी होती है, तापमान 10 डिग्री होता है। और डी में उन्होंने बताया कि अत्यधिक शीत ऋतु होती है, टेम्परेचर -30 तक होता है। एच में उन्होंने ये बताया कि गर्म व शुष्क जलवायु होती है और औसत तापमान जो है ये 18 डिग्री से अधिक ही होता है। और के को उन्होंने बताया कि शुष्क और सर्द जलवायु पाई जाती है और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, 18 डिग्री से कम होता है। ठीक, इसमें देखिए अब ए, बी और सी, ये तीनों जो है ये आपका सी और डी दोनों जलवायु के साथ ये रखा जाता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें आपको प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न का स्तर जो है आप खुद ही पेपर उठाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं लास्ट में कुछ प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ, उसको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए वर्गीकरण एक सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, इसी से समझ लीजिए, यहीं से आपका ज़्यादातर प्रश्न आप कर जाएंगे। ठीक, जिसमें ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, 5 हो गए। ठीक, ए को उन्होंने 4 टाइप में बांटा था। एक यहाँ पे ए एस भी है। तो ए एस का कोई विशेष रोल नहीं दिखता है,
ठीक, फिर भी यहाँ पे जान लीजिए कि एस का मतलब होता है, यस आ गया, यस का मतलब क्या समझें आप कि जो समर है यानी ग्रीष्म ऋतु क्या है, शुष्क है। और ए का मतलब क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय यानी कि बहुत कम पाई जाती हैं ये जलवायु जो है, ये जलवायु। ए एफ जो है जलवायु, ए एफ है AWAM। आपको हमने बताया था FMWS क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो उसी तरह से AF का मतलब वर्ष भर वर्षा होगी, तो AF का मतलब कि ऐसी उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पे वर्ष भर वर्षा हो, तो ऐसी जलवायु को विषुवतरेखीय जलवायु बोलते हैं। ठीक, AW का मतलब, W का मतलब हो गया विंटर। विंटर क्या होता है, शुष्क होगा। तो ऐसी उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पे शीतकाल में वर्षा नहीं होती बल्कि अधिकतम ग्रीष्म काल में वर्षा प्राप्त होती है, तो वो सवाना जलवायु हो गया। AM का मतलब हो गया मानसूनी क्लाइमेट। मानसूनी क्लाइमेट में क्या होता है कि आपका लगभग जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये यहाँ पे जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा समय तक शुष्क भी नहीं रहता, ना तो बहुत ज़्यादा समय तक ग्रीष्म ही आपका शीत ही रहता है, ना तो ग्रीष्म ही रहता है। तो ये हम किस प्रकार की जलवायु होगी, मानसूनी। अब आपसे प्रश्न कैसे बनाया है, इसी से बनाया है कि निम्न में कौन कोपेन की मानसूनी जलवायु का प्रदर्शित करता है, कौन मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। मानसूनी का मतलब यहाँ पे एम जब भी आ जाए ये समझिएगा मानसूनी है, तो ये AM हो गया। ठीक, यदि आपसे पूछे विषुवतरेखीय तो AF हो गया, और पूछे समाना टाइप की कौन सी क्लाइमेट प्रदर्शित करे तो AW हो गया। राइट, अब देखिए बी का जो वर्गीकरण किया गया कोपेन ने किया, पहले तो उन्होंने BW में किया और BS में, दो टाइप में किया। पुनः BW को BWH और BWK में हुआ। जो BWH है ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है। BW की आपका मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु कहा जाता है। आगे इसका और डिटेल है। BSK में इन्होंने ये माना कि BSK जो स्टेपी जलवायु यानी कि जो शीतोष्ण स्टेपी जलवायु होती है। BSH को इन्होंने माना कि जो उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु होती है वो BSH है। CF को उन्होंने माना पश्चिमी तुल्य जलवायु। CW चीन तुल्य जलवायु होती है। CS भूमध्य सागरी। सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न आपका यही पूछा गया है, चाहे आप नेट का पेपर उठा लीजिए, TGT ले लीजिए, PGT ले लीजिए, ठीक, और आपका GIC हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सब में आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न आपका भूमध्य सागरीय जलवायु से पूछा गया है। तो CS टाइप की जलवायु अब दे देता है डायरेक्ट कि भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतीक क्या है, तो CS है इसमें। D के में आ जाते हैं, D में आपका DF है सेंट लॉरेंस तुल्य, और DW आपका टैगा जलवायु है। अब देखिए ये आपका जो जलवायु है D टाइप का, ये केवल जलवायु उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। ठीक, किस गोलार्ध में पाई जाती है, ये उत्तरी गोलार्ध में ही जलवायु पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक ना, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, कौन सी जलवायु दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। राइट, समझ में आई बात। आगे देखिए ई में उन्होंने बताया कि ई में आपका एक ET उन्होंने माना, T यानी कि टुंड्रा बोला, टुंड्रा प्रदेश की जलवायु। F का मतलब कि जो सतत जो है हमेशा हिम से ढका रहे। ठीक, इतना होगा क्लियर। आगे आइए अब एक एक जलवायु का डिटेल देख लीजिए। A टाइप की जलवायु में AF उन्होंने क्या बताया कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा बनिने कहा जाता है। विषुवतरेखीय जलवायु होती है, शुष्कतम माह में यहाँ पे वर्षा होती है। जो वर्षा है वो भी यानी कि यदि कभी आपका सूखा टाइप का पड़ जाए तो भी वहाँ पे कम से कम जो वर्षा होगी 6 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी महीने में एकदम कम वर्षा नहीं प्राप्त होती है तो भी कम से कम कितना होगा, 6 सेंटीमीटर तो आपको वर्षा मिलेगी ही मिलेगी। यदि वार्षिक वर्षा की बात करें तो 250 से अधिक ही यहाँ पे देखा जाता है, जो लगभग है वार्षिक वर्षा के आधार पे। उच्चतम ताप 27 डिग्री और तापांतर 12 होता है। यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं सिल्वा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो सदाबहार वनस्पतियाँ होती हैं। इनका जो विस्तार है वो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य डोलरम जो पेटी है उसमें पाया जाता है। साथ ही साथ महाद्वीपों के पूर्वी तट में इसका 20 डिग्री अक्षांश से
20 डिग्री यानी 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पे जो जलवायु पाई जाती है वो विषुवत-रेखीय जलवायु होती है, जिसमें अमेजन बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया, जायरे और कांगो बेसिन आदि क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए AW देखते हैं हम लोग। AW ये सवाना टाइप का या उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। यहाँ पे वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा प्राप्त यहाँ पे होता है। औसत वार्षिक जो तापमान है वो 27 डिग्री के आसपास होता है। ठीक, सर्दी और गर्मी दोनों में ये ऋतुएं पाई जाती हैं, यानी कि चाहे आपका सर्दी हो या गर्मी दोनों यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पे वर्षा की अनिश्चितता रहती है, यानी कि ऐसा नहीं कि वर्षा की निश्चितता देखी जाती है, वर्षा की अनिश्चितता रहती है और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये गर्मी में ज़्यादातर होती है। संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की जलवायु में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। यदि आपसे दे दे कि भूमध्य रेखीय जलवायु में तो भी सही है। यदि ऑप्शन दे कि AF, AW, AM तो आपका कौन सा हो जाएगा? AW। सर्वाधिक वर्षा जो है संवहनी प्रकार की ग्रीष्म ऋतु में इसी में होती है। वनस्पति जो यहाँ पे पतझड़ वन वाले पाए जाते हैं, साथ ही साथ सवाना घास का मैदान है। विस्तार क्षेत्र 5 से लेकर 20 डिग्री दोनों गोलार्धों में। यदि प्लेस देखें तो अफ्रीका में सूडान बिल्ड का पठार, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, लानोज का पठार, गुयाना, ब्राज़ील का कंपास, यहाँ पे आपका समाना घास के मैदान या समान प्रकार की जलवायु या AW टाइप की जलवायु देखने को मिलती है। राइट, आगे है मानसूनी। AM यानी कि आपका मानसूनी जलवायु, ये सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे आपका शुष्क ऋतु जो है वो छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है और जो इसका विस्तार पाया जाता है वो 8 डिग्री से लेकर 28 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तार पाया जाता है, यानी नॉर्थ और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यदि देखें तो इसका जो प्लेस है कहाँ कहाँ पाई जाती है, एशिया में भारत, पाकिस्तान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में आपका गिनी का तट हो गया, अमेरिका में, मध्य अमेरिका में पाई जाती है। इसका जो गुण है ये आपका AW और AF के बीच की ये दशाएं विद्यमान होती है इसमें, यानी कि आपका न तो बहुत ज़्यादा ये शुष्क है न तो बहुत ज़्यादा आर्द्र ही है। दूसरा जो टाइप है यहाँ पे आपका B टाइप की जलवायु है, ये आपका शुष्क जलवायु होती है। इसमें वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण जो इसमें अधिक पाया जाता है। तो B टाइप की जलवायु में क्या होता है, इसमें वर्षा की अपेक्षा जो है वाष्पीकरण क्या होता है वो ज़्यादा होता है और वर्ष भर लगातार लेकिन इसमें नमी बनी रहती है। इस प्रकार की जलवायु में इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक आपका BW और एक BS। अभी आपने K के बारे में सुना था और H के बारे में, यहाँ से एक बार और देख लीजिए। K का मतलब होता है कि औसत वार्षिक तापमान जिन क्षेत्रों का 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। H का मतलब होता है कि औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तो उसको H में, और जहाँ पे कम हो उसको क्या बोलते हैं, K के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब यहाँ पे आइए कि BW और BS दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। BW का मतलब होता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, BS का मतलब होता है स्टेपी जलवायु। ये भी आपका पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। दे देगा कि स्टेपी जलवायु का सिंबल कौन सा है, प्रतीक कौन सा है, तो BS जो है ये स्टेपी जलवायु का है, BW मरुस्थलीय जलवायु का है। अब इन दोनों को भी दो दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो पहले BW को दो भाग कौन कौन से हैं BW के, एक आपका BWH, एक आपका BWK। BWH जो है ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु कहा जाता है। यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान क्या होता है, 18 डिग्री से अधिक होगा। अधिक क्यों होगा, क्योंकि H आपका है। ठीक, W का मतलब क्या हो गया, W का मतलब विंटर। विंटर क्या पे शुष्क होता है, लेकिन ये चूंकि आपका B हो गया, B यानी शुष्क जलवायु है, तो यहाँ पे आप वर्षा की अपेक्षा यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु है, विंटर की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत जो वर्षा प्राप्त हो पाती है वही इसमें हो पाती है, लेकिन ये आपका प्योर डेजर्ट एरिया होता है, रेगिस्तानी जलवायु होती है। और इन्हीं प्रकार की जलवायु
क्षेत्रों में ही सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है, जिसमें आपका थार के अंतर्गत आने वाला जैकोबाबाद ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा जाता है और आपका टीजीटी पीजीटी का बहुत पेट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है पूरे आपका एशिया का ही। यदि हम लोग देखें तो एशिया वाले क्षेत्र का ही पूरा जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो जैकोबाबाद में पाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, ऐसा कुछ भी कहा जाए तो आपको क्या लगाना है, जैकोबाबाद लगाना है। उसके बाद आपका मृत घाटी में 58 डिग्री सेंटीग्रेड है जो मैक्सिमम पाया गया। ये आपका कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। लीबिया का अल अज़ीज़िया जो है ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला है 58.7। ठीक, जो BWH क्लाइमेट है इसका अक्षांशीय विस्तार 15 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखने को मिलता है। BWK की बात करें तो ये शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं। ये कौन से मरुस्थल हैं, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, ये शीतोष्ण मरुस्थल है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि BWK किस प्रकार का मरुस्थल है, तो आपको क्या लगाना है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। दैनिक तापांतर यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन का तापमान यहाँ पे 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। वार्षिक तापमान आपका ये 18 डिग्री से कम रहेगा। कम क्यों, क्योंकि ये आपका के लिखा गया है तो BWK है ये, इसीलिए ये शीतोष्ण जलवायु या शीतोष्ण मरुस्थल है। और ये मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। राइट, अब उसके बाद आइए यहाँ पे BS का देख लीजिए। स्टेपी जलवायु को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। स्टेपी यानी BS को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका BSK है, के यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो 18 डिग्री से कम होता है, इसे शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु कहते हैं, शीतोष्ण स्टेपी कहते हैं। औसत तापमान 21। मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य यूरोप, अर्जेंटीना आदि में ये पाया जाता है। BSH जो दूसरा टाइप है BSH है, ये उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु होती है। टेम्परेचर 18 डिग्री से यहाँ पे अधिक ही होता है, उससे कम नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सी टाइप की जलवायु। सी टाइप की जलवायु को गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु या समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। CF को या ये ऑब्लिक CB भी कर सकते हैं, जैसा हमने बताया था कि A, B, C, D और E। तो A, B और C तीनों क्या हैं, ये आपके C टाइप में आ जाएंगे, C और D में। तो CF ऑब्लिक CB कर सकते हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा, F का मतलब क्या हो गया, वर्ष भर वर्षा होती है। शीत ऋतु में यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। इसे समुद्री जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ पे वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। यह जलवायु तस्मानिया, ब्रिटिश कोलंबिया, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी चिली आदि में पाई जाती है। ये जरूर याद रखिएगा। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु तस्मानिया, ब्रिटिश कोलंबिया, पश्चिमी यूरोप तो ही है, दक्षिणी चिली में भी पाई जाती है। अक्षांशीय विस्तार इस जलवायु का 45 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो महाद्वीपों का पश्चिमी तट है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक, पूर्वी तट की पे कौन सा है, विषुवतरेखीय है, और पश्चिमी तट पे कौन सा है आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य है। लेकिन दोनों के अक्षांशीय क्षेत्रों में अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में ये 45 से 60 है। नेक्स्ट है CW या C/A। CW यानी चीन तुल्य जलवायु होती है। W का मतलब क्या हो गया, शीतकाल यानी विंटर। विंटर आपका क्या होगा, ये ड्राई होगा यानी शुष्क होगा। शीतकाल शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल में लगभग जो शीतकाल के महीने की अधिकतम वर्षा होती है, ठीक, और वो ग्रीष्मकाल में जो सबसे न्यूनतम वर्षा होती है वो उससे भी 10 गुनी अधिक होती है। यानी कि मान लीजिए शीतकाल के किसी महीने में शुष्क है ये, तो उसमें कहीं 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो ग्रीष्मकाल के किसी महीने में उसकी 10 गुनी होगी, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका शीतकाल का जो सबसे आर्द्र महीने यानी सबसे ज़्यादा शुष्क वाला महीना होता है, उससे 10 गुनी ये अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट यही मिलेगा।
ठीक, अगला है 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पूर्वी तटीय क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। तो CW क्या होगा, चीन तुल्य जलवायु। CS आपका ये भूमध्य सागरीय जलवायु होती हैं। ग्रीष्मकाल इसमें शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल शुष्क क्यों, क्योंकि ये आपका CS यानी कि समर, अभी हमने बताया था। ठीक, तो शीतकाल में यहाँ पे मुख्यतः वर्षा होती है और ये वर्षा आपका ग्रीष्मकाल के जो शुष्क महीना है और शीतकाल का सबसे आर्द्र महीना से 3 गुनी अधिक ही आपका वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। क्लियर हुआ। इसे रूम सागरीय जलवायु कहते हैं। 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। यदि इसके विस्तार क्षेत्रों की बात हम लोग करें, किसके, CS टाइप के, तो ये आपका मध्य चिली में, ठीक, और दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पार्ट है वहाँ पे, और आपका ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भूमध्य सागरीय पाई जाती है। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक, और D टाइप की जो जलवायु है इसे अल्पतापीय जलवायु कहा जाता है या माइक्रोथर्म जलवायु। यहाँ पे कठोर ठंड युक्त शीत ऋतु विद्यमान रहती है। ठंडे महीने का टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म महीने का 10 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट ये लिखा गया है। ठीक, धरातल यहाँ पे सतह धरातल जो है ये बर्फ़ से ढका रहता है लगभग 10 महीने तक। और यहाँ पे देखिए 2 टाइप इसके होते हैं, एक आपका DF है, दूसरा DW है। DF का मतलब यहाँ पे है सेंट लॉरेंस तुल्य जो जलवायु होती है उसे DF टाइप की जलवायु कहते हैं। यहाँ पे शुष्क ऋतु का अभाव होता है। ठीक, F यानी कि वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, शुष्क ऋतु का अभाव है। तापमान यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में 21 डिग्री और शीत ऋतु में 0 से लेकर -4 तक होता है। अगला है DW यानी टैगा प्रकार की जलवायु है और ये आपका शीताद्र जलवायु होती है। शीतकाल यहाँ पे भी शुष्क होता है, सर्दियाँ यहाँ पे लंबी होती हैं 6 महीने की, और विश्व भर में सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है वो आपका टैगा जलवायु में ही पाया जाता है और ये उत्तरी गोलार्ध में ही केवल पाई जाती है 45 से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों तक। समझ में आई बात। अगला है हेक्सोथर्म जलवायु या ध्रुवीय जलवायु से कहते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि जो उष्णतम महीने का यानी सबसे गर्म जो महीना होगा उसका टेम्परेचर भी 10 सेंटीग्रेड से कम ही होता है। इसे 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ET और EF। ET को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यहाँ पे अधिकतम जो टेम्परेचर होता है टुंड्रा जलवायु का वो 10 डिग्री से कम होता है लेकिन 0 से अधिक होता है। यानी कि ET का जो टेम्परेचर है 0 से 10 के बीच ही पाया जाएगा। ये कई बार पूछा भी गया है प्रश्न स्टेटमेंट में। EF प्रकार की जलवायु सतत हिमाच्छादित रहती है। सभी महीनों में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है, यानी कि हमेशा जो है ये बर्फ़ से ढका रहता है। तो इसके अंतर्गत आप अंटार्कटिका का क्षेत्र ले सकते हैं जो सदैव बर्फ़ से ढके रहते हैं, और उसके नीचे वाले जो एरियाज़ हैं टुंड्रा वाले वो उसके अंतर्गत आपका ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे एक S टाइप की भी जलवायु के बारे में जिक्र कर दिया गया है। ये जलवायु ऊंचाई के साथ ताप में इसमें कमी देखने को मिलती है जब, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पे S टाइप की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे उष्ण से लेकर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु विद्यमान रहती है। सभी प्रकार के यहाँ पे गुण उष्णकटिबंध वाले भी, उष्ण जलवायु वाले भी, ध्रुवीय वाले भी यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था कोपेन का, इसका वर्गीकरण में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ, यानी गुण और अवगुण को देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि मौसम के आसानी से जो ज्ञात तत्व हैं जैसे टेम्परेचर हो गया और रेनफॉल हो गया, इसके आधार पे इन्होंने वर्गीकरण इसका किया, इसीलिए ये काफ़ी आसानी से समझ में आ गया। साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जो काफ़ी आसानी से समझ में आ जा रहे थे। भूगोलविदों में यह अधिक प्रचलित हैं। भूगोलविदों में अधिक प्रचलित इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जलवायु के प्रकार और वनस्पति के प्रकार दोनों के बीच एक संबंध स्थापित किया, क्योंकि क्लाइमेट और वनस्पति का एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड रहते हैं। ठीक, कहाँ पे कौन सी जलवायु है तो किस प्रकार की वनस्पति ग्रो करेगी, इन सभी के बारे में आप एक दूसरे से यदि एक इंटर रिलेट नहीं होता तो समझ नहीं पाते। अगला है ये सरल और वर्णनात्मक है, आसानी से समझने योग्य है। अब इनके जो क्लासिफिकेशन में कमियां थी उसको भी देख लीजिए।
इन्होंने क्या किया था कि वर्षा की प्रभावशीलता को ही अधिक महत्व दिया, वर्षा की प्रभावशीलता और ताप को, और जो नियम है उसके विपरीत ये है। किसने कहा? ये थानथेट, हेयर और वार्ड ने। ठीक। वर्गीकरण में इन्होंने कृषिगत विशेषताओं को भी नज़रअंदाज किया, जो सही नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि जलवायु कृषि का ही एक मुख्य सहायक तत्व भी है, आवश्यकता से अधिक साधारण है। ये जो जलवायु वर्गीकरण है इनका आवश्यकता से ज़्यादा साधारण है, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्णनात्मक भी इसको बना दिया है। मौसम के 2 तत्व, तापमान और वर्षा को इन्होंने फॉलो किया, जबकि मौसम के अन्य तत्व भी हैं। दाब हो गया, मेघ का गर्जना हो गया, मेघाच्छन हो गया या पवन हो गया आदि को इन्होंने क्या किया? नज़रअंदाज कर दिया, उसको इसने ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत नाम मात्र की आलोचनाएं इनकी हैं। ठीक। तो इन आधारों पे यदि हम लोग संपूर्ण विवरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिलती है ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को ही मिलती है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे आपका जीआईसी जब मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आएगा तो इस तरह से भी आएगा। तो आप फाइनली जब लास्ट में अवगुण और गुण दोनों को लिखने के बाद आप फाइनली ये लिख सकते हैं कि यदि हम लोग ट्रिवार्था, कोपेन, थानथेट तीनों के जो जलवायु वर्गीकरण है उस पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जलवायु वर्गीकरण है जिसको विभिन्न भूगोलवेत्ताओं का समर्थन प्राप्त है तो वो कोपेन का ही जलवायु वर्गीकरण है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जलवायु वर्गीकरण निसंदेह रूप से ये आसान समझने योग्य वर्गीकरण रहा है। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।